हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और हमारी यूट्यूब चैनल यात्रा आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम अपने जो हमारा अभी महत्वपूर्ण अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क और पक्षी अभ्यारण्य की जो हम चर्चा कर रहे थे अपने पुराने एपिसोड में, जैसा कि आपने देखा है, तो उसी एपिसोड को उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा दूसरा पार्ट्स है, जिसमें हम महत्वपूर्ण जो बिहार का पक्षी अभ्यारण्य है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वेटलैंड है, मैं उस पर डिबेट करूँगा। जो वेटलैंड महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो चलिए, ये हमारे यात्रा ही इसका लोगो है और सपनों से सफलता तक हमारा प्रयास है कि आप लोगों के लिए हम महत्वपूर्ण आपकी जो तैयारी है उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएँ। तो हम अभी जो चर्चा करेंगे कि बिहार में रामसर संधि के तहत कितने स्थल है। हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है। बिहार में सामान्यतः अभी तक जो बिहार में 3 स्थल है जो रामसर संधि के अंतर्गत दर्ज है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि रामसर संधि क्या है, उसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि वेटलैंड क्या है, वेटलैंड का लाभ क्या है, उसके बाद हम मूलभूत जो अवधारणा है उसको समझते हुए फिर देखेंगे कि रामसर स्थल कौन कौन सा बिहार में है और अन्य पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन सा है या फिर आर्द्रभूमि कौन कौन सा है महत्वपूर्ण है जो बिहार में किस जिला में अवस्थित है, जिससे बाद में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हो सकता है, जो हमारे बीपीएससी एग्जाम के लिए जरूरी है। तो चलिए देखते हैं रामसर संधि के बारे में देखते हैं। जैसा कि जान रहे कि रामसर जो संधि हुआ है वो वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए और उसका सतत उपयोग के लिए हुआ है। तो याद रखिएगा रामसर संधि, क्योंकि मैं जब यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर दिया था तो 2017 का जो सीएपीएफ का पेपर है उसमें सीधा ही पूछा गया था कि रामसर संधि किससे जुड़ा हुआ है, किसे के कंजर्वेशन के लिए है, लिखा था वन्य जीव पक्षी, इस तरीका के लिखा हुआ था। तो रामसर संधि जो है वह किसके लिए है, तो वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है, उसके कंजर्वेशन एवं सतत उपयोग के लिए यह रामसर संधि किया गया था 1971 में। रामसर एक जगह का नाम है, वही यह संधि हुआ था। यह जगह ईरान के शहर में है, तो इसको याद रखिएगा। रामसर किस देश के शहर में स्थित है, तो ईरान का एक रामसर शहर है जहाँ एक संधि हुआ था, रामसर संधि हुआ था। वह संधि कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को वह संधि हुई थी, रामसर संधि। तो याद रखिएगा 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि हुआ था। फिर यह संधि प्रवर्तन में कब आया, यानी कि यह संधि ऑपरेशनल कब हुआ, तो 21 दिसंबर 1975 को यह ऑपरेशनल हुआ। यह यूपीएससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ साथ में अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो बीपीएससी है, जिसे 69 बीपीएससी देखे थे, तो वहाँ स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आया था। तो स्टेटमेंट बेस्ड अगर प्रश्न आता है तो आपको इस तरीके से ज्ञान की जरूरत होती है। और देखते हैं कि भारत इसको कब रेटिफाइड किया। तो देखें कि भारत फरवरी 1982 में रामसर संधि को रेटिफाइड किया है। और जैसा कि आपने देखा कि 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि हुई थी, इसीलिए 2 फरवरी को प्रत्येक दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। प्रत्येक दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। और यह जो रामसर संधि, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जितना भी आर्द्रभूमि है उसका संरक्षण करना, उसका सतत उपयोग करना, यानी कि आर्द्रभूमि को इस प्रकार से उपयोग करना कि वह सस्टेनेबल हो, वह जीवित भी रहे और उसका उपयोगी किया जाए, मतलब उपयोग किया जाए। तो जैसा कि देखिए रामसर कन्वेंशन है, याद रखिएगा, क्योंकि फिगर के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको याद रहे चीज़ें। चलिए देखते हैं, ये था रामसर कन्वेंशन के बारे में, उसके अबाउट था। चलिए वेटलैंड के बारे में देखिए। ये वेटलैंड है, आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि वेटलैंड जो क्षेत्र होता है, मुख्य जो आर्द्रभूमि होता है, तो वैसा क्षेत्र होता है जहाँ थोड़ा पानी लगा होता है। जैसे कि अगर इसकी परिभाषा देखेंगे रामसर कन्वेंशन के हिसाब से ही अगर इसकी परिभाषा देखेंगे तो ये दलदली क्षेत्र होता है या फिर पानी का क्षेत्र होता है और औसतन ऐसा माना जाता है कि 6 मीटर गहरा तक होता है, जो समुद्री एरिया होता है, क्योंकि समुद्र के तटीय क्षेत्र भी आर्द्रभूमि के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा आ सकता है स्टेटमेंट लिखे कि समुद्र तटीय क्षेत्र आर्द्रभूमि में शामिल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसे भी आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। लेकिन यह माना जाता है कि ज्वार के समय भी उसका अधिकतम गहराई कितना होना चाहिए, 6 मीटर होना चाहिए। 6 मीटर से ज़्यादा अगर होता है तो समुद्री क्षेत्र हो जाएगा, उसको आर्द्रभूमि नहीं माना जाएगा। तो एक बार यूपीएससी के पेपर में स्टेटमेंट आया कि जो कृषि भूमि है वो क्या उसको आर्द्रभूमि है, मतलब लिखा है स्टेटमेंट कि कृषि भूमि को भी आर्द्रभूमि कहते हैं, तो आप गलत मार सकते हैं, लेकिन नहीं, कृषि भूमि भी आर्द्रभूमि में आता है। समुद्र क्षेत्रीय जो है समुद्र तटीय क्षेत्र है उसे भी आर्द्र वेटलैंड एरिया हम घोषित कर सकते हैं, वेटलैंड माना जाता है। वेटलैंड चाहे वो मीठा पानी हो या फिर खारा पानी का क्षेत्र हो, वो भी वेटलैंड हो सकता है। अस्थायी हो या फिर अस्थायी हो, उसे भी वेटलैंड का दर्जा दिया जाता है। प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, मतलब नेचुरल भी होता है बहुत सारा, जैसे कि कांवरताल झील को देखेंगे वो नेचुरल है, एक्सबो लेक है। तो ऑक्सबो लेक जिसको बोलते हैं, जो नदी के कटाव के कारण बनती है, तो वो प्राकृतिक है, जबकि नागी और नकटी डैम जो है वह कृत्रिम रूप से बना हुआ है, वो भी वेटलैंड है। तो इसकी परिभाषा आपने समझ गया होगा कि यह खारा पानी का भी हो सकता है, मीठा पानी का भी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है।
एग्रीकल्चर फील्ड भी हो सकता है और समुद्र तटीय क्षेत्र भी हो सकता है, जिसकी गहराई अधिकतम 6 मीटर होती है। इसे वेटलैंड कहते हैं। अब वेटलैंड का देखेंगे कि वेटलैंड की परिभाषा मैंने बता दी। वेटलैंड का लाभ क्या है, तो वेटलैंड को देखेंगे कि इकोसिस्टम है उसका जो किडनी भी बोला जाता है जलीय क्षेत्र में, क्योंकि वेटलैंड जो एरिया पहला तो एक काम होता है कि जो बाढ़, जो फ्लैश वाटर जिसे देखते हैं कि फ्लैश जो फ्लड होता है, फ्लैश फ्लड जिसको बोलते हैं, जो वर्षा के पानी के कारण जो बाढ़ आता है, तो वेटलैंड जो एरिया होता है वो वर्षा के पानी के जो अतिरिक्त बहाव होता है उसको कंजर्व करता है, उसको रोक देता है। तो जो बाढ़, शहरी बाढ़ होता है या फिर वर्षा के कारण जो बाढ़ होता है उसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो इसका तात्कालिक उपयोग है। दूसरा कि जो इनलैंड वाटर है, जो धरातलीय जल जिसको बोलते हैं, भूमिगत जल बोलते हैं, उसको रिचार्ज करने में वेटलैंड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वेटलैंड क्या करता है कि जितना भी टॉक्सिक चीज़ें होता है या फिर आर्सेनिक हो गया, पाड़ा हो गया, इन सब चीज़ों को अवशोषण भी करता है। कार्बन सीक्वेंसिंग के रूप में भी काम आता है, नेचुरल कार्बन सीक्वेंसिंग है। तो वेटलैंड का एक लाभ ये भी है कि कार्बन सीक्वेंसिंग, जो जैसे जब जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है तो उस जलवायु परिवर्तन में कार्बन को ऑब्जर्व करना और सीक्वेंस करना एक काफ़ी महत्वपूर्ण तकनीक है, और यह नेचुरली वेटलैंड जो है इस अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। साथ में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और खास करके पक्षी की जो प्रजाति है उसके संरक्षण के लिए वेटलैंड की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसको याद रखेंगे कि इसके वेटलैंड के लाभ क्या है। तो इतना सारा लाभ है। उसके बाद बहुत सारे उत्पाद है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है, बहुत सारा औषधीय क्षेत्र भी होता है। तो ये सब जनरल उपयोग है। चलिए देखते हैं कि भारत में वेटलैंड को देखेंगे कि दुनिया में सबसे, अगर देखें तो भारत में भी अभी जो वेटलैंड है 2 फरवरी 2025 के हिसाब से 89 वेटलैंड है। ये बढ़ते रहता है, साल में 4-5 वेटलैंड को इंडिया में रामसर साइट का दर्जा मिलता है। तो भारत में अभी रामसर स्थल कितना है, 89 है। वेटलैंड तो बहुत सारा है, लेकिन हम रामसर स्थल के नाम से देखते हैं कि रामसर संधि के तहत किसको रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है, तो 89 है। अभी 89 वेटलैंड इंडिया में है, और पूरे दुनिया में भारत तीसरा स्थान पर है सर्वाधिक वेटलैंड के मामले में। सबसे ज़्यादा वेटलैंड यूके के पास है, उसके बाद मैक्सिको के पास है। तो सर्वाधिक वेटलैंड किसके पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है, और उसके बाद मैक्सिको है, उसके बाद भारत का तीसरा स्थान है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं बिहार में वेटलैंड और पक्षी अभ्यारण्य। तो बिहार में जो वेटलैंड है और फिर पक्षी अभ्यारण्य है उसको चर्चा करेंगे। तो कांवरताल लेक है इन बिहार डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। तो रामसर साइट का दर्जा कांवरताल को बिहार में प्राप्त हुआ था। पहला यह था कांवरताल जो लेक था, वेटलैंड था, वो पहला था अभ्यारण्य था या फिर पक्षी अभ्यारण्य का था, तो उसको पहली बार वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। तो हम कांवरताल के बारे में देखेंगे। ये देखिए कांवरताल लेक है, आप कांवर ताल इसको बोलते हैं या फिर कांवर लेक बोलते हैं, बेगूसराय ज़िला में है। आप जाएंगे तो घूमने के लिए मिलेगा। ये काफ़ी बेहतरीन वेटलैंड है, और ये इस जो है ना ऑक्सबो लेक है, यानी कि जो बूढ़ी गंडक है उसके कटाव क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है, नदी के घुमाव के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो आपसे एक सवाल सीधा आ सकता है कि जो कांवर झील है, कांवर लेक है, वह किस नदी के तट पर है, तो गंगा नदी नहीं। गंगा नदी आप उत्तर मारेंगे गलत, क्योंकि गंगा नदी भी बेगूसराय से बहती है। इसका उत्तर होगा बूढ़ी गंडक, क्योंकि बूढ़ी गंडक के कटाव के कारण, घुमाव के कारण कांवर लेक का निर्माण हुआ है। तो पहले देखते हैं कि कांवर जो झील है, कांवर ताल झील है, पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा इसको 1989 में मिला था। मीठा पानी का झील है, ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है कि खरा पानी का झील है, तो नहीं, गलत हो जाएगा, मीठा पानी का झील है। और भारत की पहली रामसर साइट है जो केवल कृषि कारणों से खतरा में पड़ा हुआ है। तो इसका आप देखेंगे कि इसका भी अतिक्रमण हो रहा है। एग्रीकल्चर के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि इस झील का आर्द्र भूमि का अतिक्रमण करते जा रहे हैं, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो भी दिक्कत है। यहाँ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा फेंका गया है। मैं इस झील में गया था घूमने के लिए। दूसरा देखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है 67.5 वर्ग किलोमीटर है विकिपीडिया के हिसाब से। साथ में यह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के तहत 58 प्रवासी पक्षियों का विश्राम स्थल भी है, और बिहार का प्रथम रामसर साइट है जिसको 2020 में घोषित किया गया था। तो बिहार का जो है यह प्रथम क्या है, रामसर साइट भी है। इसको याद रखिएगा, बिहार का प्रथम रामसर साइट भी है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, स्टॉक्स एंड 53 आदि प्रकार के जो है पक्षी प्रजाति पाया जाता है, और 165 से अधिक पक्षी प्रजाति यहाँ पाई जाती है। तो इसको याद रखेंगे आप। कांवरताल झील के बारे में आपको याद होना चाहिए, कांवरताल लेक के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। एक है नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य। नागी डैम और नकटी डैम। तो नागी डैम और नकटी डैम को 2024 में जून में रामसर साइट का दर्जा मिला। तो इस प्रकार देखें कि बिहार में टोटल 3 रामसर साइट अभी है। वर्तमान में बिहार में 3 रामसर साइट है। वेटलैंड बहुत सारा वेटलैंड है, लेकिन रामसर साइट का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा 3 ही
को मिला है, उसमें एक नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो सॉरी, ये तस्वीर है आपके सामने नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य का, बिहार के जमुई जिला में है, बिहार के जमुई जिला में अवस्थित है। देख लीजिए यहाँ, यह मानव निर्मित है, कृत्रिम नहीं है, कृत्रिम है, यह नेचुरली नहीं है, इसका फॉर्म नहीं हुआ है, मानव द्वारा वहाँ एक बांध बनाया गया, डैम बनाया गया था, उसी डैम के कारण दो जो वेटलैंड है उसका निर्माण हुआ, जिसे बाद में पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया। 1984 में पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला, 2004 में इसको IBA का दर्जा मिला, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा मिला, और जून 2024 को रामसर साइट का दर्जा मिला नागी डैम को। तो इसको याद रखिएगा। और इसका जो एरिया है 2.1 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 2.1 किलोमीटर तक इसका एरिया फैला हुआ है, और इसको याद रखिएगा, यह मानव निर्मित वेटलैंड है। चलिए देखते हैं, ये नकटी डैम है, नकटी डैम में पक्षी अभ्यारण्य, जैसा कि आप दोनों बताएं कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह भी बिहार के जमुई जिला में स्थित है। 22 जुलाई 1987 को इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और यह 3.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे भी इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया है, जहाँ सर्दियों में 20,000 जल पक्षियों की उपस्थिति देखी जाती है, और काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया यह है। तो ये भी रामसर साइट का, इसको भी दर्जा इसी साल दिया गया था, रामसर साइट का दर्जा इसे भी इसी साल दिया गया था। तो पूरे बिहार में 3 रामसर साइट स्थल हो गए, एक नागी, नकटी और कांवरताल लेक। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील कटिहार में है, और जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे प्रवासी पक्षियों का आवागमन होते रहता है, और ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी है। एक तो इसको याद रखिएगा, इसे 2 अगस्त 2019 को बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी घोषित किया गया था, और कटिहार के मनिहारी और अहमदाबाद प्रखंड के तहत है। 2004 में इसे इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया था। तो आप एक 2-3 बात लगातार सुन रही। पहला था कि ये कम्युनिटी रिजर्व है, गोगाबिल झील जो है कम्युनिटी रिजर्व है, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। साथ में यह कटिहार जिला में अवस्थित है, मनिहारी और अहमदाबाद प्रखंड में यह अवस्थित है। अब देखते हैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया आ रहा है लगातार, तो इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया होता है, इसकी जो देखेंगे कि 1980 के दशक में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक NGO है, UK बेस्ड NGO है, उसके द्वारा ये शुरू किया गया था, एक पहल है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। अब इसका मापदंड देख लेंगे कि क्या है। तो वैसे क्षेत्र को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा दिया जाता है जहाँ दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजाति रहती है, या प्रवास वहाँ आती है, रहती है, प्रवास करती है। दूसरा इसका मापदंड है कि प्रवासी पक्षियों का विश्राम स्थल होना चाहिए, मतलब वैसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ प्रवासी पक्षी आते हो, विश्राम करते हो किसी खास मौसम में। और तीसरा कि पक्षियों के लिए जरूरी एवं विशिष्ट इकोलॉजिकल सिस्टम होना चाहिए। ये है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। और इसका लाभ आप जानते हैं कि इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया का लाभ क्या है। तो एक स्टेटमेंट आ सकता है कि उसको फंडिंग मिलता है, ऐसा कोई किसी प्रकार का कोई फंडिंग नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इसका लाभ यह होता है कि आजीविका का जो विस्तार होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण भी होता है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। नीति निर्माण में भी मदद मिलती है, वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षण कार्यक्रम भी इसके तहत चलाया जाता है, लेकिन इसके तहत कोई फंड नहीं प्राप्त होता है, तो ये याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं कि सामुदायिक रिजर्व किसको बोलते हैं, कम्युनिटी रिजर्व क्या है। तो देखेंगे जो कम्युनिटी रिजर्व होता है, तो इसमें जो स्थानीय समुदाय होता है, जैसे कि होता क्या था कि आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद या फिर दुनिया के अंदर देखा गया कि गवर्नमेंट जो है वो वन्य जीव और वन्य जीवन के और वन्य के संरक्षण के लिए अपना प्रयास करती थी। तो इससे माध्यम से बेहतर तरीक़ा से उसका संरक्षण नहीं हो पा रहा था, तो हमें एक महसूस हुआ कि क्यों नहीं स्थानीय लोग हैं, जो लोग उस क्षेत्र में निवास करते हैं, हज़ारों करोड़ों वर्षों से निवास करके आ रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, वो दोनों सस्टेनेबल थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, तो उनके माध्यम से ही क्यों नहीं इनका कंजर्वेशन किया जा सके। तो उसलिए हम कम्युनिटी रिजर्व बना, जिसमें स्थानीय लोग भी संरक्षण में भागीदार निभाते हैं। आपके से एक सवाल आ सकता है कि कम्युनिटी रिजर्व की घोषणा किस एक्ट के माध्यम से होती है। तो याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे भी अधिसूचित किया जाता है। तो ये देखिएगा कि इसका लाभ क्या है। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी रिजर्व का लाभ क्या है। तो कम्युनिटी रिजर्व का लाभ यही होगा कि जो संरक्षण करने का जो उनके पास तकनीक है, तरीका है, और स्थानीय लोगों की सहभागिता से अगर संरक्षण होगा तो संरक्षण ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से किया जा सकेगा। चलिए आगे देखते हैं कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य है। ये कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में देख लेते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है। अभी इसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़े एरिया में यह है। ये देखेंगे, ये 1994 में इसका स्थापना हुई थी। 1994 में स्थापना हुई थी। अब कुशेश्वर स्थान जो है यह दरभंगा में
है, दरभंगा जिला में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा। गंगा कोसी के बाढ़ क्षेत्र में अवस्थित है, 7019 हेक्टेयर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और ये भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, ये भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण बिहार से जुड़ा हुआ रामसर साइट्स एवं पक्षी अभ्यारण्य। और चलिए, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी, और आगे मेरा वीडियो आएगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय।